जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। ये लेक्चर 2 वीडियो है, ठीक है। लेक्चर 1 तक हमने पढ़ा दिया था, जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन के कहाँ तक बात किए थे, तो लगभग उसके तो आज उससे हम आगे बात करें, ठीक है। ये आप लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो अपवर्तनांक पढ़ना है, ठीक है। आज के लेक्चर 1 लोग सीखेंगे अपवर्तनांक किससे कहते हैं, और भी आगे चीज़ें सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, आप लोग अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं लेक्चर 1 तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है, ठीक है। वहाँ से देखिए, तब ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक्स हमने बताया है। माध्यम क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इसमें हम आज आगे से बात करने वाले। जैसे इसमें देखिए, ये अपवर्तन के मतलब का चीज होता है। तो अपवर्तन के मतलब होता है घटना का चीज होता है। ये कोई घटना है। अपवर्तन क्या है, तो ये घटना है, ठीक है। और ये घटना क्या करता है, तो प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, यानी किरणों को मोड़ना ही का वहाँ पे प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यानी अपवर्तन क्या है, तो एक प्रकार की घटना है जो प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, ठीक है। अब देखो, किसी को मोड़ने की क्षमता ज़्यादा हो, ठीक है। अब मोड़ने की क्षमता को, उसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। काची बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो आज का टॉपिक है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक क्या है, तो ये क्या करता है कि किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही अपवर्तनांक कहते हैं। यानी किसी माध्यम की किरणों को मोड़ने की कितना ज़्यादा क्षमता है, किसका कितना ज़्यादा क्षमता है, बस ये क्षमता को बताता है, ठीक है। कौन, अपवर्तनांक, ठीक है। तो यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो सीधा सीधा आप बोलिएगा कि शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है शून्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम का, तो जिस माध्यम का निकाल रहे हैं, ठीक है। याद कैसे रखना है, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का निकालना है, ये दोनों के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन अपवर्तनांक का डिफिनेशन ये नहीं है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। डिफिनेशन क्या कहता है कि किसी माध्यम की अपवर्तनांक क्या होता है, तो किसी माध्यम की अपवर्तनांक पता करना, तो उस माध्यम अपवर्तनांक के मतलब क्या होता है, काचे होता है, तो किरणों को मोड़ना, यानी कौन सा माध्यम सबसे ज़्यादा अधिक किरणों को मोड़ता है, बस यही। जैसे आप निकालते हैं कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। आप निकाल लीजिए किसका अपवर्तनांक, कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक निकालना चाह रहे हैं तो क्या लिखिएगा, शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है। शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और कांच में प्रकाश की चाल होता है लगभग 2 लाख, ठीक है। तो ये दोनों का अपवर्तनांक निकालना, तो देखिए ये 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, ये बचेगा 3/2। 3/2 कहने का मतलब होता है 1.5, ठीक है। कहने का मतलब कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो गया। उसके बाद यदि आपको पानी का अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, तो देखिए पानी में वही फॉर्मूला लगेगा, शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में कितना होता है जी, तो 3000 है। शून्य में प्रकाश की चाल 3000 है, ठीक है। और पानी में प्रकाश की चाल जो होता है वो 2,25,000, ठीक है। ये हो गया 2,25,000। अब जो कट रहा कर दी, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट, 3 जीरो से 3 जीरो, अब ये बचा 300, यानी कितना बचा है, 300 बटा में 225, 25 से काट सकते हैं, 25 से कम 25, और 25 दूना 50, 25 9 225, 4 से काटिए, 4 3 12, और 3 3 9, 3 से काटिए, ये हो जाएगा 3 से कटेंगे 4 बार में, ये हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया, 4/3। इसका निकालेंगे तो 1.3333 जेते रहेगा। तो ये हो गया पानी का अपवर्तनांक, ठीक है। और याद रखिएगा, देखिए जाए तो इसमें किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है और पानी का कम है। तो इसका मतलब है कि इसमें प्रकाश की चाल कम होगा। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल कम रहता है। बस ये वाला याद आपको रखना है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम का
अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो उसमें प्रकाश की चाल का क्या होता है, अधिक होता है, नहीं कम होता है, क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, ठीक है नहीं। अपवर्तनांक क्या है, तो किरणों को मोड़ता है, तो जो सबसे ज़्यादा मोड़ेगा उसमें प्रकाश की चाल कम रहेगी, क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल कम है इसीलिए उसमें क्या हो रहा है, तो किरणें ज़्यादा मोड़ रहा है, ठीक है। आप लोग समझिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, समझिए। उसके बाद एक हीरा का अपवर्तनांक याद रख सकते हैं, ठीक, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक लगभग 2.42 होता है, याद रहिएगा, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा जो होता है उस सबसे जो रहता है ये कठोर होता है, देखिए इसका अपवर्तनांक तुमको सबसे ज़्यादा मिलेगा, इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ये काची हुआ, ये हो गया, इसमें प्रकाश की चाल बहुत कम होगा, यानी ये बहुत ज़्यादा किरणों को मोड़ेगा, और जब ये मोड़ेगा तो ये चमकेगा, ठीक है। तो इसीलिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। आगे पढ़ना है अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो अगला टॉपिक है अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। तो दो माध्यमों को निरपेक्ष अनुपात जो होगा अपवर्तनांक को ही अपेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। आप याद रखिएगा अपेक्षिक अपवर्तनांक। देखिए अपेक्षिक क्या होता है, पहले अपेक्षिक समझने से पहले आप निरपेक्ष समझिए। जैसे कि निरपेक्ष में होता क्या है, देखिए ये काची है, अभी जो हम निकाले ये 3/2 काची निकाले 3/2, ये 3/2 जो निकाले ये निरपेक्ष अपवर्तनांक हुआ। कौन सा अपवर्तनांक हुआ, निरपेक्ष, ठीक है। इसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। जैसे ये इसको कौन सा अपवर्तनांक बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष। जैसे ये वायु का अपवर्तनांक निकला है तो इसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। जैसे हीरा का ये अपवर्तनांक है तो हीरा को हम लोग यहाँ बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो आप लोग समझिए, अगर हम यहाँ पे अभी निकाले हैं, ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे मान के चलो पानी का निकाले, पानी का 3/2 कितना है, 2 है, तो 3/2 पानी का है तो इसको बोलेंगे हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक अभी निकाले, निरपेक्ष, ठीक है। अब ऐसा ही दो अनुपात है, अगर दो माध्यमों का अनुपात निकाल देते हैं, अपवर्तनांकों का अनुपात, तो यही हमारा काची हो जाता है, देखिए, ठीक है। यानी कि निरपेक्ष समझिए, तो याद रखिएगा इसका कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों को, दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। काची बोलते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझिए अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अगर हम हवा के जैसे अभी हमने हवा का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक निकाला, ठीक, तो देखिए पानी को अगर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और हवा का कांच का अपवर्तनांक, तो यही हमारा होता है कांच का अपवर्तनांक। और देखो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को ही काची बोला जाता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक। इसे आप ले लीजिए हवा और पानी के, ठीक है। जैसे हवा में हवा का अपवर्तनांक, ठीक, हवा का अपवर्तनांक बटा आप पानी का अपवर्तनांक लिख लीजिए, ठीक है, या फिर कांच के भी चलेगा, कांच के भी ले सकते हैं, पानी का अपवर्तनांक, ठीक है। देखिए हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो लगभग 1, पानी का अपवर्तनांक 1.33, ठीक है। तो यही को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को ही अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। आप लोग समझिए। अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं अपवर्तन के नियम।
कौन सा नियम? अगला टॉपिक है अपवर्तन के नियम। ठीक है, अगला टॉपिक है अपवर्तन के नियम। क्या होता है अपवर्तन के नियम किसे कहते हैं? ठीक है, तो जिस प्रकार हमने परिवर्तन के नियम सीखा था कि परिवर्तन में 2 नियम होते हैं, परिवर्तन में जो चीज़ लिया था आपतित किरण, परावर्तित किरण, लेकिन यहाँ पे परावर्तित किरण की जगह पर अपवर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। देखिए ये हो गया हमारा 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह। अब इसमें एक किरण इस प्रकार जाता है, ठीक है, और यहाँ पे अभिलंब है, तो क्या होगा? ये पारदर्शी है, ठीक है, तो इस प्रकार मुड़ेगा, यानी अपने अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये हो गया आपतित किरण। तो यहाँ पे समझिए, ठीक है, पहला नियम ये लिखिएगा कि आपतित किरण, ठीक है, कौन सा किरण? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, और तीसरा अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। याद क्या चीज रखना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये होता है अपवर्तन के नियम। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा नियम होता है, ठीक है, कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और, ठीक है, और क्या होता है? अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का कची रहता है? अनुपात का एक नियतांक होता है। कितना नियतांक होता है? एक नियतांक। नियतांक के मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, नियतांक होता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का एक नियतांक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे आपतन कोण की ज्या कहने का मतलब साइन का होता है। साइन का आप लोग लिखते हैं, जैसे साइन हो गया साइन आई बटा के साइन आर, ठीक है, ये हो गया आपतन कोण। और यहाँ पे एक नियतांक होता है। कितना नियतांक होता है? एक नियतांक। एक नियतांक याद रखिए, ठीक है, एक नियतांक। अभी दोनों का एक नियत, आप साइड चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे इसको अगर उधर भेजते हैं 1 से गुना हुआ तो साइन आई बराबर के साइन आर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ठीक है, काची कहलाता है। तो इसको हम लोग दूसरा नियम बोलते हैं अस्नेल का नियम। कौन सा नियम? अस्नेल का नियम। ठीक है, अस्नेल का नियम से भी जाना जाता है। अपवर्तन के 2 नियम होता है, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होगा। या फिर दूसरा बोलिएगा कि अस्नेल का नियम। ठीक है, अस्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो वही होता है अस्नेल का नियम कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का एक नियतांक अस्नेल का नियम कहलाता है। या फिर साइन आई बराबर के साइन आर होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो ये होता है परिवर्तन के नियम। अगला टॉपिक है, हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन की दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अगला टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ देखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में बहुत जगह उपयोग हो रहा है जी। जैसे कि आप देख लीजिए तालाब में पानी, ठीक है, उसमें पानी के कारण क्या होता है? पानी एक माध्यम है, ठीक है, और कैसा माध्यम है? तो अपवर्तक माध्यम है, ठीक है, जिसमें आर पर वस्तुएं दिखता है। ठीक है, अब उसमें पानी के कारण तालाब का गहराई कम दिखता है, यह है अपवर्तन की घटना। ठीक है, या फिर पानी में कोई सिक्का डालिए, ये भी अपनी वास्तविक स्थान पर नहीं रहता, ये भी एक अच्छी अपवर्तन की घटना। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि पानी में कोई स्टिक डाल लीजिए, छड़ी, उसमें भी देखिएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई बर्तन है, ठीक है, अब इसमें हम इस प्रकार एक सिक्का डालते हैं जिसका नाम हम ए डालते हैं, और यहाँ से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं
ई वाई, और ये दिखेगा तब जब इस वस्तु से प्रकाश निकाल कर, ठीक है नहीं, हमारी आंखें तक जाएगा, लेकिन क्या यहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसमें पानी डालते हैं तो ये सिक्का कांचे होगा तो अपने वास्तविक स्थान से कुछ और जगह दिखेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे अब दिखने लगेगा, ठीक है, पहले था यहाँ लेकिन दिखेगा यहाँ, किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। इस प्रकार रियल तो यहाँ से आ रहा है किरण, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है अपवर्तन की घटना, ठीक है। या फिर अपवर्तन के और कहीं पे घटना, तो जैसे इसमें आप ये ले लीजिए बर्तन, इसमें कोई डंडा डाल दीजिए स्टिक, ठीक है, इसमें देखिए अब ये हमको टेढ़ा दिखेगा, कब, जब इसमें हम पानी रहेगा तब, ठीक। तो यहाँ पे भी पानी दिखेगा तो ये टेढ़ा दिखता है। या फिर आप पैर लटका के बैठ जाइए पानी में तो आपको दिखेगा थोड़ा सा मोटा, ये पतला दिखेगा, तो इसका कारण है अपवर्तन के कारण। तो दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको देखने के लिए मिलता है। और आगे हम लोग को पढ़ना है प्रिज्म, ठीक है, ये आप लोग समझिए कि अपवर्तन के दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है। चलिए अपवर्तन अब पढ़ना आगे, प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही खास है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये अगला चैप्टर में भी पढ़ना है प्रिज्म में, लेकिन वहाँ पे प्रिज्म का उपयोग पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म किसी सतह पर किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा। प्रिज्म का किसी कोण माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब कैसे रखना, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच किसी घिरे किसी प्रदर्शक माध्यम का काचे बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म आपको इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, आप इसको इस प्रकार छाप सकते हैं, ये होता है प्रिज्म, ठीक है। आपको इसमें ये कोण है जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो ऐसे इस प्रकार रहता है प्रिज्म, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक पदार्थ का एक माध्यम है, ठीक है। तो आप लोग समझिए प्रिज्म किसे कहते हैं। अब प्रिज्म में काचे होता है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज बनता है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की मान कितना होता है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो आप लोग समझ गए प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म में कितना डिग्री कोण बनता है, तो 60 डिग्री का, ठीक है। प्रिज्म क्या है, तो आप लोग यहाँ पे समझ जाइए, प्रिज्म किसी कोण पर, देखिए यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इस प्रकार रहता है, मतलब इससे रहेगा झुका हुआ, ठीक है, पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी प्रदर्शक माध्यम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो माध्यम बोलेंगे, इसी को बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म का क्रियाकलाप, यानी प्रिज्म का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रिज्म का क्रियाकलाप देख लीजिए, जैसे ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, ये देखिए ये प्रिज्म है, इसका उपयोग कैसे होगा, तो मान के चलिए ये हमारा आपतित किरण है, कौन सा किरण है, आपतित किरण, इस प्रकार, ठीक है। और ये प्रिज्म में के अंदर जाता है तो यहाँ से यहाँ आपको सीधा मिलेगा, सीधा जाएगा, और ये अपवर्तन के बाद फिर प्रिज्म की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रिज्म में अपवर्तन और परावर्तन, इस अपवर्तन की घटना कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ से आपको सीधा जाएगा, कोई सा भी किरण ले लीजिए सीधा जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इससे देखिए, आप इस किरण को आगे बढ़ा लीजिए तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, कौन सा किरण, आपतित किरण, इस प्रकार आगे बढ़ा दिए, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोलेंगे निर्गत किरण, क्या बोलेंगे इसको, निर्गत किरण, ठीक है। आपतित किरण और निर्गत किरण। अब देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच के जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम लोग विचलन कोण, कौन सा कोण, विचलन कोण। अब ये विचलन कोण निर्भर करेगा किस पे, तो आपतन कोण पे, ठीक है। यदि आप आपतन कोण बढ़ाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यदि आप आपतन कोण बढ़ाते हैं, आपतन कोण अधिक है, ठीक है, अधिक है, तो विचलन कोण भी क्या होगा, अधिक होगा, विचलन कोण
अधिक होता है। ठीक है, यदि आप अपवर्तन कोण यानी आपतन कोण बढ़ाते हैं, ठीक है, तो विचलन कोण भी काची होगा, अधिक होगा। अपवर्तक कोण, ठीक है, अपवर्तन को भी याद रखिए, यहाँ पे अपवर्तन होगा, ठीक है, कौन सा कोण होगा, अपवर्तक। अपवर्तक तो याद रहेगा ये कोण निर्भर करेगा अपवर्तन कोण पे। किस पर निर्भर करेगा, तो अपवर्तन कोण। विचलन कोण यहाँ पे होता है, ये हो गया हमारा निर्गत किरण, ठीक है, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं विचलन कोण। अब ये विचलन कोण निर्भर करेगा अपवर्तक कोण पर। किस पर निर्भर करेगा, तो अपवर्तक कोण पर निर्भर करेगा, यानी उसका मान बढ़ेगा तो विचलन कोण भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब आते हैं लेंस। लेंस किसे कहते हैं, तो लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितियों से काचे होता है, घिरा रहता है। तो आप लोग लेंस लिखिए। ठीक है, अगला टॉपिक है लेंस। लेंस किसे कहते हैं, तो लेंस याद रखना है, तो किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से काची रहता है, तो घिरा रहता। इसी को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। लेंस याद रखना है, तो किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, लेंस यहाँ पे दो प्रकार का होता है जी। एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस याद रखना, ठीक है, और एक कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक है, याद कैसे रखना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस क्या होगा, देखिए उत्तल लेंस आप पहले डायग्राम छापिए। ठीक है, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो एक किनारे में पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो आप उत्तल लेंस का डिफिनेशन याद रख सकते हैं, किनारे में पतला और बीच में मोटा। ठीक है, किनारे में क्या होता है, पतला होता है, किनारे में पतला, ठीक है, और बीच में काचा होता है, बीच में मोटा होता है। ठीक है, आप लोग समझिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो ये किनारे में पतला होगा, बीच में मोटा होगा, उसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। अवतल लेंस में वो इसका उल्टा होता है। ठीक है, नहीं, ये होता है बीच में पतला होता है और किनारे मोटा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये बीच में पतला होता है और किनारे में मोटा होता है। तो आप लोग समझिए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो ये किनारे में पतला होगा, बीच में मोटा होगा। इसमें वही होगा कि बीच में मोटा होगा, किनारे की अपेक्षा पतला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस समझिए। अब उत्तल लेंस का कई सारे रूप होता है, अवतल का भी रूप होता है, तो तीनों रूप को देखें। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे उत्तल लेंस का रूप। ठीक है, उत्तल लेंस का रूप। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों तरफ उत्तल होता है लेंस में, ठीक, इस प्रकार, तो इसको बोले उभयोत्तल। काची बोलना है, उभयोत्तल। ठीक है, इसको बोलेंगे उभयोत्तल। और यदि एक तरफ समतल हो, ठीक है, और एक तरफ उत्तल हो, तो इसको बोलेंगे समतलावत्तल। समतलाउत्तल। ठीक है, और एक तरफ अवतल हो और एक तरफ उत्तल हो, तो इसको बोले अवतला उत्तल। काची बोलना, अवतला उत्तल।
इस प्रकार ये हो गया उत्तल लेंस का रूप। अब अवतल लेंस का रूप देखिए, ठीक है, अवतल लेंस का रूप, ठीक है, अवतल लेंस का रूप। तो देखिए अवतल लेंस का रूप कैसे होगा, तो इसमें भी वही होगा कि यदि दोनों तरफ अवतल है तो इसको बोलेंगे उभयावतल। अच्छे बोलना है उभयोतल, ठीक है ना, उभयावतल। और यदि एक तरफ समतल हो और एक तरफ काची हो अवतल तो इसको बोले समतलावतल। काची बोलना है, समतलावतल, ठीक, समतलावतल। और यदि एक तरफ काची, एक तरफ अवतल हो, ठीक है, इस प्रकार एक तरफ अवतल उत्तल हो और एक तरफ अवतल हो, इस प्रकार इसको बोलेंगे उत्तलावतल। काची बोलना है, अवतलावतल, उत्तलावतल बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तलावतल। तो देखिए ये रूप होता है उत्तल और अवतल लेंस का, ठीक है। अवतल लेंस का 3 रूप होता है, उत्तल लेंस का भी 3 रूप होता है। देखिए उत्तल का होता है, अगर दोनों उत्तल है तो इसको बोलते हैं उभयोतल। उभय के मतलब होता है दोनों, ठीक है, उभ के मतलब काची है तो दोनों, तो दोनों इसमें काची है तो दोनों है उत्तल, तो उभयोतल हो गया। इसमें एक तरफ समतल रहेगा और एक तरफ उत्तल रहेगा। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, तो एक तरफ समतल मिलेगा आपको और एक तरफ काची मिलेगा तो उत्तल, तो इसको बोलेंगे समतला उत्तल, ठीक है। और एक तरफ काची मिलेगा तो अवतल मिलेगा, देखिए इस प्रकार अवतल, और एक तरफ काची मिलेगा उत्तल, तो इसको बोले अवतला उत्तल, ठीक है। अब अवतल लेंस का रूप क्या होता है, तो अवतल लेंस में देखिए अगर दोनों तरफ अवतल है, इस प्रकार दोनों तरफ अवतल लेंस है तो इसका मतलब होता है उभयावतल। उभय का मतलब होता है दोनों, काची होता है दोनों, यानी दो को उभय बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उभयावतल। अब देखिए एक तरफ काची है समतल है और एक तरफ क्या है तो अवतल है, तो एक तरफ समतल इसको बोले समतलावतल, ठीक है। और यदि एक तरफ उत्तल हो और दूसरा तरफ अवतल हो तो इसको बोलेंगे कौन सा लेंस, तो इसको बोलेंगे उभयावतल, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस का रूप था और ये अवतल लेंस का रूप है, ठीक है। तो बस आज हम लोग इतना ही सीखते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे लेंस की क्रिया क्या है, लेंस कैसे कार्य करता है, ठीक है, और लेंस का कहाँ पे उपयोग होता है, लेंस के बारे में पूरा कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।